फेंसिंग के लिए क्योंकि वेपन यूज करा जाता है इसके अंदर, पेरेंट्स को कंसर्न रहता है सेफ्टी। क्या सेफ्टी मेजर्स यूज करे जाते हैं? फेंसिंग जो है ना वो सेफेस्ट स्पोर्ट्स में कंसीडर किया जाता है। तो स्पोर्ट्स के साथ जब डील कर रहे हैं तो हमारा एक तो कोई भी वेपन शार्प नहीं है, जो हमारा ब्लेड रहता है वो फ्लेक्सिबल होता है। जब हम सामने वाले को पोक करते हैं ब्लेड बेंड हो जाता है। फेंसिंग क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल और बैडमिंटन जितना पॉपुलर क्यों नहीं हो पा रहा है? अवेयरनेस नहीं है, गवर्नमेंट का सपोर्ट उतना ज़्यादा नहीं है। अगर पेरेंट को 8 से 10 साल के बच्चे को एथलेटिक्स से इंट्रोड्यूस कराना है तो उसका क्या प्रोसेस रहता है? हमें स्टेडियम में जाना है। सबसे पहले हमें एक चीज़ निर्धारित करनी है कि वहाँ पे जो कोचेस है वो अच्छे हैं कि नहीं। उसको एथलेटिक्स में कुछ समय में मज़ा नहीं आया, वो फिर एथलेटिक्स का टाइम उसका वेस्ट हो गया क्या फिर? हाय, मेरा नाम है आदित्य और मैं फिटबर्ड्स और playtown.fun का फाउंडर हूँ। अभी हाल फिलहाल में हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया playtown.fun, जिसमें कि हमने 40 से भी ज़्यादा स्पोर्ट्स को लिस्ट करा और 300 से भी ज़्यादा अकेडमीज़ हमारे साथ जुड़े। हमारी ऑब्जर्वेशन रही कि जहाँ तक कि क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन जैसे स्पोर्ट्स काफ़ी पॉपुलर हैं, जगह जगह इनकी अकेडमीज़ हैं। ऐसे ही कई सारे ओलंपिक स्पोर्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर कि काफ़ी अपॉर्चुनिटी है बट अवेयरनेस बहुत लो है, जैसे कि शूटिंग, फेंसिंग, आर्चरी। हमने इस पॉडकास्ट में इनवाइट करा है एक एथलेटिक्स के कोच को और एक फेंसिंग के कोच को, और हम इस प्रॉब्लम को और समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ हम लैक कर रहे हैं। तो अगर आप एक स्पोर्ट्स लवर है या आप एक पेरेंट है तो इस पॉडकास्ट को लास्ट तक देखिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा। तो आइए हम मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट से। हमारे गेस्ट हैं मिस्टर राजकुमार, जो कि एथलेटिक्स कोच है त्यागराज स्टेडियम में, और मिस्टर सुनील कुमार, जो कि फेंसिंग कोच है। सो पहले हम जानते हैं मिस्टर राजकुमार से। सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। आप हमें थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइए। सर, मैं एक गांव से बिलोंग करता हूं जो ग्रेटर नोएडा में है। मेरे गांव का नाम बम्बावट है। और स्टार्टिंग में जब मैं बहुत छोटा था तो उस टाइम पे मेरे गांव में जो मेरे दोस्त रहते थे वो फिजिकल की तैयारी करते थे, तो उनके साथ मैं भी रनिंग करता था। 1600 मीटर की हम तैयारी करते थे। तो गाँव में स्पोर्ट्स को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था। तो उस टाइम पे मैं अकेला पर्सन था कि मैं सोचता था कि मैं रनिंग में ही काफ़ी आगे तक अच्छे लेवल पर पार्टिसिपेट करूं। तो मैं धीरे धीरे वहां से निकला। फिर मैंने पास के ही एक स्टेडियम में जाना स्टार्ट करा था। वहां पे मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे थोड़ा इंट्रोड्यूस कराया। तो वहां पे मुझे पहली बार पता चला था कि ये जो रनिंग है वो हमारे एक एथलेटिक्स, एक ट्रैक एंड फील्ड गेम होता है, उसके अंदर आती है। और मुझे वहाँ से पहली बार पता चला था कि इसके अंदर कोई कोच भी होता है। और तब आप कितने साल के थे? तब मैं 16 या 17 साल का था। तो धीरे धीरे मेरी वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद मेरे घर से 20 किलोमीटर दूर एक स्टेडियम था, मैंने वहाँ पे जाना स्टार्ट करा। वहाँ पे मैंने किसी कोच को ज्वाइन करा और मैं वहाँ पे दौड़ने लगा। तो जो हमारे वहाँ पे कोच थे उन्होंने मेरे से बोला कि आपकी स्पीड काफ़ी अच्छी है, आप अच्छे लेवल पर पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसके बाद मैंने दिल्ली में अपना एक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ट्रेनिंग स्टार्ट करी। वहाँ पे हमारे सर डॉक्टर सत्यपाल सिंह, वो द्रोणाचार्य अवार्डी है, उनके पास मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट करी। तो वहाँ पे स्टार्ट करने के बाद लगभग 2 साल के अंदर ही मेरी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी और मैं जूनियर लेवल पे पार्टिसिपेट करा पहले मैंने। और क्योंकि मैंने लेट स्टार्ट करा था इस वजह से मैं जूनियर लेवल पे ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। तो डायरेक्ट ही मैं 2 साल बाद या 3 साल बाद डायरेक्ट में सीनियर लेवल पे पहुंचा। तो मैं ये समझा कि आप ये कह रहे हैं कि अगर आपने अर्ली शुरुआत करी होती है एथलेटिक्स में, ज़्यादा साल की प्रैक्टिस अगर होती है तो आपका परफॉर्मेंस और क्योंकि हाँ जी, क्योंकि वहाँ पे ना एथलीट की ट्रेनिंग एज ज़्यादा हो जाती है। ट्रेनिंग एज मतलब अगर आपकी ट्रेनिंग एज ज़्यादा है ना, तो आपके जो इंटरनल बॉडी पार्ट्स है, आपकी जो फिजियोलॉजी है, वो ऑटोमेटिक चेंज होती है ट्रेनिंग के थ्रू। आपको 8-10 साल कम से कम ट्रेनिंग करनी पड़ती है, तब आपको इस चीज़ का बेनिफिट मिलता है। सर, आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करिए। कि मैं बास्केटबॉल खेलता था स्कूल टाइम से। स्कूल टाइम के अंदर ही एक टीचर थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया IGI कॉलेज के बारे में, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो कि विकासपुरी में दिल्ली के अंदर ही, दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट है। फिर फर्स्ट ईयर में जाके हमारे सीनियर थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया फेंसिंग से कि फेंसिंग भी ऐसे करके स्पोर्ट्स होता है। तो अपना फिटनेस लेवल वगैरह सब सारी चीज़ें ठीक थी। तो हमने फर्स्ट टाइम जब अटेम्प्ट किया फेंसिंग में तो हमारा नेशनल में सिलेक्शन हो गया, जूनियर नेशनल लेवल पे।
तो वहाँ से फेंसिंग की जर्नी स्टार्ट हुई। तो आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में जब थे, कितनी एज थी आपकी? 18-19 ईयर्स में पहली बार आपने फेंसिंग ट्राई करा, और विद इन द फर्स्ट फ्यू मंथ्स आपका फिर नेशनल के लिए भी सिलेक्शन हो गया। वेरी इंटरेस्टिंग। और आप ये कहते हैं कि क्योंकि आपने पहले स्पोर्ट्स खेल रखा था और आपकी फिटनेस अच्छी थी, सो उसका आपको एडवांटेज मिला। किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर फिटनेस तो उसकी नींव है। घर बनाते हैं तो उसकी जितनी डेप्थ तक हमारी नींव होगी तो उतना अच्छा हम घर बना सकते हैं। तो किसी भी स्पोर्ट्स में अगर आप चेस की भी बात करते हो तो चेस के अंदर भी अगर हमारा फिटनेस लेवल अच्छा है, अगर हम अपने आप को मेंटेन कर ले तो उतना अच्छा फोकस होता है चेस के अंदर भी। करेक्ट। हम अगर बात करें आप दोनों की जो जर्नी है, मैंने ये रियलाइज़ करा कि बहुत लेट आपने रियलाइज़ करा अपना पोटेंशियल, और वहाँ से भी आप फिर नेशनल खेलने चले गए। देखो, दो बातें होती है, या तो एक स्पोर्ट्स फॉर परफॉर्मेंस होता है, और वैसे ही एक स्पोर्ट्स का और भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है हर किसी के लाइफ में। स्पोर्ट्स हर किसी के लिए होता है। इट इज़ नॉट कि अगर आप स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहते हैं तभी आप स्पोर्ट्स खेलें। तो सबसे पहले करियर बनाना तो गोल भी नहीं होता है, ना होना चाहिए किसी का कि मैं फेंसिंग इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मैं ओलंपिक्स में जाना चाहता हूँ। तो मेरा ये सवाल है कि जो इतने सारे बच्चे आज के टाइम पर क्रिकेट खेलते हैं या फिर फुटबॉल खेलते हैं, या टेनिस और बैडमिंटन भी आजकल काफ़ी अपकमिंग स्पोर्ट है, एथलेटिक्स एक इस तरह का स्पोर्ट क्यों नहीं है कि हर बच्चा एथलेटिक्स से अपना जर्नी शुरुआत करना चाहे? सर देखिए, अगर हम एथलेटिक्स और क्रिकेट में कंपैरिजन करते हैं तो आज के टाइम में क्रिकेट की बहुत सारी एकेडमीज है, और अगर हम कॉम्पिटिशन्स की बात करते हैं तो काफ़ी सारी फ्रेंचाइजी है स्टेट लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी जो इवेंट कराती है, क्योंकि क्रिकेटर को एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्स माना जाता है। एथलेटिक्स क्या है? एथलेटिक्स में कोई इवेंट नहीं होता। अगर आप किसी भी फोर्स में जाने के लिए अपने आप को मोटिवेट करते हो तो सबसे पहले आपको क्या करनी पड़ेगी? रनिंग, जंपिंग करनी पड़ेगी। तो उसको लोग वहाँ से प्रोफेशनल से बिल्कुल अलग कर देते हैं। और अगर हम बात करें कि पैसा किसे में ज़्यादा है, एथलेटिक्स सबसे पहले बात तो यह है कि एक ऐसा गेम है जिसमें ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही लो रहती है, तो दोनों में कंपैरिजन बहुत बड़ा हो जाता है। क्रिकेट में अगर आप देखें तो आईपीएल में अच्छा मौका तो है, लेकिन नेशनल टीम एक बनती है, और क्रिकेट खेलने वाले बच्चे इस समय इंडिया में करोड़ों में है। और ओलंपिक्स की अगर बात करें, ओलंपिक्स से बड़ा कोई ग्लोबल इवेंट नहीं होता है। ओलंपिक्स में हमारे पिछले बार गोल्ड मेडल भी आया, तो हमने देखा कि कैसे अपॉर्चुनिटी तो है। नीरज चोपड़ा आज के टाइम पर किसी भी दूसरे क्रिकेटर्स से भी कहीं कम नहीं है उनका ब्रांड। तो उन्होंने हमें ये रियलाइज़ करवाया कि सिर्फ क्रिकेट नहीं है, अगर आप एथलेटिक्स में भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हो तो आपके लिए एक अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी आज के टाइम पर है इंडिया के अंदर, है ना। मैं इस पे वापस आता हूँ, मैं थोड़ा सा फेंसिंग के बारे में समझता हूँ, है ना। तो सर आप मुझे ये बताइए कि फेंसिंग क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल और बैडमिंटन जितना पॉपुलर क्यों नहीं हो पा रहा है? सर फेंसिंग का सबसे बड़ा मतलब क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि अवेयरनेस नहीं है फेंसिंग के बारे में। इंडिया के अंदर अवेयरनेस नहीं है कि फेंसिंग करके भी कोई स्पोर्ट्स है। आपने भी जब रिसर्च करना स्टार्ट किया होगा तो आपको रेयर ही पता चला होगा कि फेंसिंग करके कोई स्पोर्ट्स है और उसके अंदर क्या है, और शायद आज भी आपको फेंसिंग के रूल नहीं पता होंगे। एग्जैक्ट सर, फेंसिंग हमने सिर्फ टीवी में देखा था ओलंपिक्स में कि, और हमें ये नहीं पता था कि इंडिया में फेंसिंग के एथलीट्स जा करके पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो मैं फर्स्ट टाइम मैंने फेंसिंग खुद जब मैं NIS पटियाला गया था तब मैंने देखा, और आई वाज सरप्राइज्ड कि इंडिया में फेंसिंग लोग कर रहे हैं और करवा रहे हैं। तो फिर उसके बाद एक तो ये रीजन है, अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है। फिर उसके बाद अगर किसी को कोई अप्रोच भी करे फेंसिंग को तो उसके बाद ट्रेनिंग सेंटर अवेलेबल नहीं है। फिर ट्रेनिंग सेंटर भी अगर दूर कहीं जाके पेरेंट्स एफर्ट लगाता है कि ट्रेनिंग सेंटर भी मिल जाए तो फेंसिंग का विदाउट इक्विपमेंट फेंसिंग ट्रेनिंग करना बड़ा डिफिकल्ट है। फेंसिंग इक्विपमेंट अगर एंट्री लेवल के लिए भी हमारा 15 to 20,000 इनिशियल अमाउंट है कि आपको इतना तो पूरी कंप्लीट किट के लिए इतना अमाउंट तो पे करना ही पड़ेगा।
और अगर हम उसी को इंटरनेशनल की बात करें तो सारा का सारा FI सर्टिफाइड, मतलब इंटरनेशनल फेडरेशन से सर्टिफाइड इक्विपमेंट हो तो वो 1 लाख के अराउंड पहुंच जाता है, 1 लाख से भी ऊपर इजीली, आराम से 1 लाख से ऊपर जाता है। तो वो है सबसे बड़ा चैलेंज जब हम एंट्री करते हैं। जो भी वो उस टाइप का पेरेंट्स है जो कि अफोर्ड कर पाता है, तो उनके माइंड में रहता है कि हमने सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं कराना, हमने स्टडी भी करानी है और स्पोर्ट्स भी कराना है। फिर आती है प्रॉब्लम कि गवर्नमेंट का सपोर्ट उतना ज़्यादा नहीं है फेंसिंग के अंदर, क्योंकि कोई भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट होगा तो उसके लिए एक तो सबसे पहले इक्विपमेंट की प्रॉब्लम, फिर उसके बाद एक्सपेंस, ट्रेवल, आना जाना, वीज़ा वगैरह और कंपटीशन की फीस, और फिर अगर हमें ओलंपिक जाना है तो ओलंपिक का जो क्वालिफिकेशन सिस्टम है वो है कि आपको इंटरनेशनल लेवल पे अपनी रैंकिंग मेंटेन करनी है, और या तो आपकी एशियन चैंपियनशिप के अंदर मेडल आ जाए, यही दो ऑप्शन है क्वालिफाई करने के लिए। तो अगर आपको FI कंपटीशन के अंदर रैंकिंग मेंटेन करनी है तो मल्टीपल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। मैक्सिमम जो FI टूर्नामेंट्स होते हैं वो होते हैं यूरोप में, तो यूरोप का आना जाना एक्सपेंस वही काफ़ी हो जाता है। तो इसलिए हमारा इंटरनेशनल लेवल पे जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारी इतनी अच्छी रैंकिंग नहीं बन पाती है कि हमारे एथलीट फेंसर्स इंटरनेशनल लेवल पे मल्टीपल कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। ओके, तो आपने हमें थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया आप दोनों ने कि हमारा फेंसिंग में भी और एथलेटिक्स में भी। तो आज के पॉडकास्ट में ना सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें आपको कुछ नहीं चाहिए, जूते चाहिए, अपने जा कर के स्टार्ट हो जाओ, और एक हमारा ऐसा स्पोर्ट है जहाँ पर कि आपको इक्विपमेंट चाहिए, अपना गियर चाहिए, और उसके बाद ही आप स्टार्ट हो पाते हैं। तो अगर मैं ऐसा आपसे पूछना चाहूँ कि एक एथलीट की जर्नी आप बनाइए, अगर पेरेंट को 8 से 10 साल के बच्चे को एथलेटिक्स से इंट्रोड्यूस कराना है तो उसका क्या प्रोसेस रहता है? तो उस टाइम पे हमारे आसपास जो भी स्टेडियम है, सबसे पहले हमें स्टेडियम में जाना है। सबसे पहले हमें एक चीज़ निर्धारित करनी है कि वहाँ पे जो कोचेस है वो अच्छे हैं कि नहीं, उनका स्टैंडर्ड क्या है, वो क्वालिफाइड कोच है कि नहीं है। क्योंकि अगर क्वालिफाइड कोच होगा तो वो अच्छे से जो बच्चे के अंदर एबिलिटीज़ हैं उनको निकालने में काफ़ी अहम रोल अदा करता है। तो सबसे पहले हम बच्चे को वहाँ पे लेके जाएंगे, एक्टिविटीज़ देखेंगे, बच्चे को दिखाएंगे, और जो भी बच्चा अगर उसमें इंटरेस्ट लेगा कि मान लो कोई एथलेटिक्स के अंदर स्प्रिंटिंग है, जंपिंग है, थ्रोइंग है, उसके अंदर जो भी बच्चे का इंटरेस्ट होता है उसको कराओ। उसके बाद मान लो उसका स्प्रिंटिंग में इंटरेस्ट आया है तो उसको स्प्रिंटिंग कराओ। तो स्प्रिंटिंग में आप उसको टाइम दोगे, और उसके बाद अगर वो स्प्रिंटिंग में अच्छा करता है तो आप उसको दूसरे इवेंट में भी, किसी जंपिंग इवेंट में भी टाइम दो। तो मतलब कि इनिशियल डेज में, शुरू के 6 महीने चाहे 1 साल तक एक्सप्लोरेटरी फेज है, उनको 2-3 एक्टिविटीज़ ट्राई करवाइए, और उसका जिस चीज़ में इंटरेस्ट बनता है, चाहे कैलिबर है, वो कोच आइडेंटिफाई करेंगे, बच्चे से बात करके पूछेंगे कि मज़ा किस चीज़ में आता है, और उसके हिसाब से उसका एक स्पोर्ट सेट करा जा सकता है। और अगर मान लीजिए सर उसको एथलेटिक्स में कुछ समय में मज़ा नहीं आया, जैसे कि अगर उसके सारे फ्रेंड्स कोई दूसरा स्पोर्ट खेलते हैं, चाहे ऐसा कुछ, वो फिर एथलेटिक्स का टाइम उसका वेस्ट हो गया क्या फिर? सर देखिए, एथलेटिक्स एक ऐसा गेम है, आप उसमें एक्टिविटी करते हो जंपिंग, थ्रोइंग और प्लस रनिंग। तो आप कोई भी अगर स्पोर्ट्स उठा के देखोगे, फुटबॉल हो या क्रिकेट हो या फिर हैंडबॉल हो, वॉलीबॉल हो, आपको ये सारी एक्टिविटीज़ उनमें देखने के लिए मिलेंगी। अगर आप एथलेटिक्स में अच्छा करते हो, टाइम देते हो, तो आपकी जितनी भी एबिलिटीज़ यहाँ पर डेवलप हुई है वो आपको हर एक गेम में आपको मदद करेगी। तो मतलब आप उसमें और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। फाउंडेशन एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बन जाता है एथलेटिक्स में। तो मतलब पेरेंट्स एक एज अ फर्स्ट स्पोर्ट एथलेटिक्स को प्रेफर कर सकते हैं, और एथलेटिक्स में आई थिंक अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत है क्योंकि कंपटीशन इतना नहीं है, और अगर अफोर्ड करा जा सके अच्छे गियर्स एंड इक्विपमेंट्स, अच्छी कोचिंग और स्पोर्ट्स साइंस इंटरवेंशन वगैरह अगर कोई अफोर्ड कर सके तो और अच्छा कर सकता है इंडिया एथलेटिक्स के अंदर। अब त्यागराज स्टेडियम में है, राइट? अगर एक पेरेंट अपने बच्चे को त्यागराज स्टेडियम लेकर के आते हैं, और तो क्या वो मल्टीपल स्पोर्ट्स एक्सप्लोर कर सकते हैं? अगर वो रनिंग के लिए महीने भर बच्चे को ट्राई कराना चाहें तो क्या प्रोसीजर है, फॉर्म भरना पड़ता है? हाँ जी सर, देखिए हमारे यहाँ पे ऑफिस में फॉर्म मिलता है हमारे यहाँ। आप जाइए,
अगर आप दिल्ली के किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, आप जाइए वहाँ से फॉर्म लीजिए, आपका स्कूल का आई कार्ड और आपका आधार कार्ड और आपके फ़ोटो 2 वहाँ पे लगेंगे। और पहले आपको एक गेम चूज़ करना पड़ेगा वहाँ पे कि मुझे एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करना है, फुटबॉल में करना है, वॉलीबॉल में करना है, बास्केटबॉल में करना है, किसी में भी करना है। आप उस फॉर्म को भरिए, उस कोच के सिग्नेचर कराइए, जिस भी कोच के आप अंडर ट्रेनिंग करना चाहते हो। वंडरफुल, थैंक्स फॉर शेयरिंग दैट। सर, आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर एक 8 से 10 साल का बच्चा, पेरेंट अगर उनको इंट्रोड्यूस करना चाहता है फेंसिंग के लिए, सो व्हाट इज़ द जर्नी? कहाँ से इक्विपमेंट बाई कर सकते हैं? क्या आप फ्री ट्रायल्स देते हैं? इक्विपमेंट रेंटल का भी कुछ ऑप्शन होता है, नहीं होता है? और नेक्स्ट 3-4 ईयर्स की जर्नी कैसे बनती है सर फेंसिंग में? सर फेंसिंग के अंदर क्या रहता है, जो भी एकेडमी है फिर कोई भी स्कूल है, अभी इनिशियल स्टेज पे है ना, वो आपको इक्विपमेंट प्रोवाइड करता है। तो इनिशियल 1 से 2 मंथ तक है ना, इक्विपमेंट की वजह से चैलेंज आता नहीं है। और जो बिलो 8 ईयर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मतलब कंसिडर किया जाता है लाइट वेट प्लास्टिक के स्वॉर्ड और लाइट वेट मास्क, जो कि प्रोटेक्टिव गियर होते हैं। अगर हम अबव 8 ईयर की बात करें, अबव 8 ईयर का कोई भी बच्चा है वो स्टार्ट करता है, तो इनिशियल स्टेज पे 1 से 2 मंथ उनको कौन सा इवेंट बच्चा चूज करेगा और कोच उसके लिए डिसाइड करेगा। और उसके साथ में हम फन एक्टिविटी रखते हैं बच्चा, ताकि बोर ना हो। क्योंकि आप देखोगे बास्केटबॉल, बैडमिंटन जैसे स्पोर्ट्स में क्या होता है कि ना, उनको एक टास्क है कि बास्केट करनी है, तो वो इंटरेस्ट रहता है बच्चों के लिए कि हाँ हमने बास्केट करनी है। छोटे बच्चों के लिए ना नीचे कर देता है, वो इजीली कर पाता है। ऐसे बैडमिंटन के अंदर हमने शटल को क्रॉस कराना नेट से, तो वो बच्चों के लिए इंटरटेनिंग रहता है, एंजॉय करते हैं बच्चा उस चीज को। लेकिन फेंसिंग के अंदर रूल्स अंडरस्टैंड करना, मतलब बच्चों को समझना कि इतने सारे रूल है, उनको फॉलो करो, वो उनके लिए बहुत बड़ा टास्क है। तो हम उनके लिए फन रखते हैं कि आपने सीधा जाना है, सामने वाले बच्चे को पॉक करना है, जैसे ही साउंड आएगा तो आपका पॉइंट है। धीरे धीरे करके बच्चों को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। फर्स्ट रूल से फुटवर्क से, फिर सेकंड रूल से कि आपने हिट करना है, फिर थर्ड रूल से आपने डिफेंस कैसे करना है, फिर फोर्थ रूल से काउंटर अटैक कैसे करना है। वो स्टेप बाय स्टेप बच्चा करता रहता है। तो सर, मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन में कि फेंसिंग के लिए क्योंकि वेपन यूज़ करा जाता है इसके अंदर, पेरेंट्स को कंसर्न रहता है सेफ्टी का कि व्हाट इफ इट गोज इन द आई, व्हाट इफ इट हर्ट्स द चाइल्ड। क्या सेफ्टी मेजर्स यूज़ करे जाते हैं सर? सर फेंसिंग के अंदर है ना, मतलब आप बिल्कुल सही कह रहे हो। जैसे वर्ड आता है सोर्ड और वेपन, तो माइंड में जाता है कि है ना सेफ है या नहीं है, मेरा बच्चा सेफ रहेगा या नहीं रहेगा। तो लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि फेंसिंग जो है ना, वो सेफेस्ट स्पोर्ट्स में कंसिडर किया जाता है। फेंसिंग के अंदर इंटरनेशनल लेवल पे जब से मॉडर्न ओलंपिक हुआ है और इंटरनेशनल फेडरेशन बनी है, आज तक कोई भी डेथ नहीं हुई फेंसिंग स्पोर्ट्स के अंदर। लेकिन मेन प्रॉब्लम रहती है कि पेरेंट्स और स्कूल्स को रहता माइंड में कि है ना स्पोर्ट्स के साथ डील कर रहे हैं। तो स्पोर्ट्स के साथ जब डील कर रहे हैं तो हमारा एक तो कोई भी वेपन शार्प नहीं है। मॉडर्न ओलंपिक से जो भी हमारे तीनों इवेंट्स है, तीनों इवेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए हैं। 2 इवेंट सीपी और फॉइल के अंदर सामने पुश बटन रहता है, उसकी जो फोर्स रहती है 500 ग्राम फोर्स जब हम यूज़ करते हैं तो वो प्रेस हो जाता है बटन। और जो हमारा ब्लेड रहता है वो फ्लेक्सिबल होता है, जब हम सामने वाले को पोक करते हैं और साथ में ब्लेड बेंड हो जाता है, तो उसके बाद कोई इंजरी का चांसेस 0 हो जाते हैं। प्लस कि अगर स्टिक भी हम मारते हैं सामने वाले को, वो भी हर्ट होती है, उससे भी हर्ट होता है। तो इतना जब हम फोर्स से मारते हैं, क्योंकि स्पीड उतनी ज़्यादा रहती है, तो सामने वाले को, मतलब दोनों फेंसर्स ने यूनिफॉर्म डाला होता है जिसके अंदर चेस्ट गार्ड रहता है प्लास्टिक का, और उसके ऊपर 3 लेयर्स के फेंसिंग ड्रेस रहती है, जो हमारी फेंसिंग सूट हम उसको बोलते हैं, उसको 3 लेयर्स रहती है। पहले आपका अंडर प्लास्टोन रहेगा, उसके ऊपर आपकी व्हाइट जैकेट रहेगी, उसके ऊपर 2 इवेंट्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक जैकेट रहेगी। फेस की अगर हम बात करें तो हमारा जो मास्क रहता है, मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में हेलमेट बोलते हैं, लेकिन फेंसिंग में उसको मास्क बोलते हैं, जो कि मेश से बना होता है, और उसके जो उसकी बिब होती है जो कपड़े से कवर होती है, वो भी 350 न्यूटन इनिशियल स्टेज पे। और जो ओलंपिक की बात करें, किसी भी इंटरनेशनल कंपटीशन की बात करें, तो 1600 न्यूटन की उसकी बिब होती है, और जो व्हाइट सूट रहता है वो 800 न्यूटन का रहता है। उतनी फोर्स, उससे ज़्यादा कोई फोर्स लगाएगा तब जाके इम्पैक्ट होगा बॉडी के अंदर, नहीं तो इम्पैक्ट ही नहीं होगा। अब मैं वापस से आपके क्वेश्चन पे आता हूँ। तो जो आपका नेक्स्ट बच्चे ने ज्वाइन कर लिया, हमने इवेंट डिसाइड कर लिया, उसके बाद रह जाती है कंपटीशन की बात कि कंपटीशन कैसे कैसे चलते हैं आगे। सेम जितने भी नॉर्मल स्पोर्ट्स होते हैं, ओलंपिक स्पोर्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट, नेशनल और SG5 वगैरह, वो सब चलता है। फेंसिंग के अंदर भी वो सारे स्पोर्ट्स हैं, उतने सारे कॉम्पिटिशन होते हैं, उन सब में पार्टिसिपेशन करना होता है। फिर चैलेंज आता है पेरेंट्स के लिए कि इक्विपमेंट परचेज का।
कि इक्विपमेंट कैसे परचेज करें। तो फर्स्ट स्टेज में जब तक वो डिसाइड नहीं करता तो वो बर्डन तो पेरेंट्स के ऊपर नहीं है। और उसकी कॉस्ट, स्टार्टिंग कॉस्ट आपको 25,000 रुपीज़ तक में एक अच्छा स्टार्टिंग किट आपको मिल जाता है, जिसमें स्वॉर्ड भी आ जाता है आपका। स्वॉर्ड, किट बैग, वाइट सूट, इलेक्ट्रॉनिक जैकेट, बॉडी वायर, ग्लव, सारे सेफ्टी तो के। सर अगर सब कुछ ही आ जा रहा है तो बहुत ज़्यादा भी एक्सपेंसिव नहीं है कि अडॉप्शन की प्रॉब्लम आए स्पोर्ट में? आपको 1 मंथ तक तो कोई इक्विपमेंट लेना ही नहीं है। 1 मंथ के बाद जब आप डिसाइड कर लोगे कि आपका कौन सा इवेंट है, उसके बाद आपने इन्वेस्ट करना है इनिशियल स्टेज पे 20,000 कह रहा हूँ, और वो भी 1 टाइम है। अगर आपका बच्चा फॉर एग्जांपल अंडर 14 है, 14 साल का बच्चा है, तो उसकी जो किट रहेगी वो कम से कम 15-16 साल तक तो चलेगी। वाइट सूट इतनी जल्दी फटता नहीं है हमारा। जो उसकी वियर एंड टीयर वाली जो चीज़ें उसमें है, एक तो इलेक्ट्रॉनिक जैकेट जिससे हमें पता चलता टारगेट, और वो भी मल्टीपल टाइम पे यूज़ करने से, जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक बाउट खेलते हैं जिसमें स्कोरिंग जिसमें आती है, वो जब खेलते तभी यूज़ होती है। दूसरा हमारा ब्लेड जो टूटता है उसकी जो मिनिमम कॉस्ट है वो 1500 उसकी मिनिमम कॉस्ट है। अगर हमारा ब्लेड टूटता है तो ब्लेड रिप्लेस हो जाता है, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ यूज़ की जाती है। तो उसके बाद कोई खास है नहीं, फाइनेंशियली बर्डन नहीं आता पेरेंट्स के आई ऊपर। थिंक इट इज़ मोर ऑफ अ माइंडसेट इशू और थोड़ी अवेयरनेस का। अवेयरनेस मेन इज अवेयरनेस। आई थिंक अगर ये पॉडकास्ट हमारे लोग देखते हैं तो एटलीस्ट वो अवेयर होंगे और वो ट्राई कर सकेंगे, फ्री में ट्रायल कर सकेंगे। या व्हाई नॉट हैव मोर चिल्ड्रन ट्राई फेंसिंग। सर आप बताइए कि अगर कोई आपके पास अपने बच्चे को ट्रेनिंग स्टार्ट कराने के लिए लेकर के आते हैं, आपके कहाँ कहाँ पे फैसिलिटीज़ है और कैसे वो स्टार्ट करा सकते हैं? सर अगर मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूं तो दिल्ली एनसीआर के अंदर जो बच्चे स्कूल्स में हैं वो तो स्कूल में ट्रेनिंग कर रहे हैं। जो कितने स्कूल्स हैं अप्रॉक्सीमेटली दिल्ली एनसीआर के अंदर जहाँ पर फेंसिंग की ट्रेनिंग होती है? जहाँ पे कोचेस अवेलेबल है होंगे ऐसे हमारे पास करीबन 15 स्कूल्स होंगे। अराउंड 15 स्कूल्स में बच्चों को फेंसिंग का एक्सपोजर मिलता है। हाँ। अगर गुड़गांव की बात करें तो KR मंगलम वर्ल्ड स्कूल में अवेलेबल है। पीतमपुरा की बात करें तो पीतमपुरा मेट्रो स्टेशन से करीबन 1 से 2 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अवेलेबल है, और वहाँ पे एक स्कूल है, वहाँ पे भी अवेलेबल है। ठीक है। और फॉर्मेलिटी क्या होती है? आइए रजिस्टर करिए, ट्रायल, डू यू ऑफर अ फ्री ट्रायल इन योर एकेडमी पेगासस के अंदर? आप किसी भी सेंटर पे जाओ, वहाँ पे आपको 2 फ्री ट्रायल्स अवेलेबल है। 2 फ्री ट्रायल्स आर अवेलेबल। फ्री ट्रायल्स अवेलेबल है। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो आप जब फर्स्ट मंथ में आप आते हो तो एक फॉर्म है जिसके अंदर आपकी बेसिक डिटेल्स होगी, पेरेंट्स की डिटेल्स रहेंगी, वो फिल करना है और आप रजिस्टर्ड हो जाओगे, एसोसिएट हो जाओगे एकेडमी के साथ। और फरीदाबाद के अंदर जो हरियाणा गवर्नमेंट का जो सेंटर है वहाँ पे उनकी अपनी फॉर्मेलिटीज़ है गवर्नमेंट की जो रहती है, उसके बाद वहाँ पे आप रजिस्टर्ड हो। ओके। और सर फीस क्या रहती है फेंसिंग की ऑन एन एवरेज? डिपेंड करता है अलग अलग सेंटर की, अलग अलग एरिया की। और मैक्सिमम कितना जाता है, मिनिमम कितना रहता है? 3,000 से 5,000 के बीच में रहती है पर मंथ। जो भी डायरेक्ट और रिग्रेस ट्रेनिंग वाले स्पोर्ट्स है, बॉक्सिंग है, रेसलिंग है, उसके अंदर कोई बच्चा अगर जाता है तो वो स्टडी से बिल्कुल है ना डिस्कनेक्ट हो जाता है। मतलब वो उसके लिए पॉसिबल ही नहीं होता, क्योंकि सुबह 2 घंटे की ट्रेनिंग और उसके अंदर वर्कआउट होगा, वो जो मतलब बहुत ही हार्श वर्कआउट रहता है रेसलिंग में और बॉक्सिंग टाइप जैसे स्पोर्ट्स के अंदर, कि आप है ना अगर वो वर्कआउट के बाद स्कूल में जाने के बाद बच्चा सोता है। फेंसिंग को फिजिकल चेस कंसीडर किया जाता है। फेंसिंग को फिजिकल चेस कंसीडर किया जाता है। जैसे चेस के अंदर हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि है ना पहले पॉन आगे जाएगा और साथ में क्वीन कैसे कैसे सपोर्ट करेगी, वजीर वगैरह ये सब कैसे कैसे करेंगे। ऐसे फेंसिंग के अंदर रहता है क्विक डिसीजन, क्योंकि फिजिकल चेस है तो डिसीजन बड़े क्विक रहते हैं। और सामने वाला क्या सोच रहा है वो हमने सोचना है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, कि अगर मैं अटैक करूंगा तो पैरी करेगा तो मुझे डिसएंगेज, मतलब थोड़ा सा मैं टेक्निकली जा रहा हूँ, डिसएंगेजमेंट में सामने वाला अगर डिफेंस करेगा तो मुझे अपना कैसे ब्लेड बचा के उसको हिट करना है। तो इसलिए उसको फिजिकल चेस कंसीडर किया जाता है। और अगर हम फेंसिंग कर रहे हैं और हम एज ए प्रोफेशनल भी नहीं कर रहे हैं तो ये हमारी डे टू डे में हेल्प करती है सारी चीज़ें। रिफ्लेक्शन अच्छा है तो आप नॉर्मली कोई भी काम कर रहे हो तो वो हेल्प करती है। डिसीजन मेकिंग आपके स्ट्रांग हो जाते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट तो होगी। फिटनेस हम फेंसिंग के साथ फिटनेस तो चलेगी साथ में, तो फिटनेस हम करेंगे तो वो आप नॉर्मल कोई भी डे टू डे लाइफ करेंगे उसमें हेल्प करेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका फोकस, क्योंकि फेंसिंग जो है फोकस्ड गेम है। तो सर बड़ा मज़ा आया आपसे मिल करके, आपसे बातें करके, काफ़ी कुछ मैंने खुद भी सीखा और आई एम श्योर हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी सीखेंगे। एक बात मैं और करना चाहता हूँ कि हमारा जो एक प्लेटफॉर्म है playtown.fun,
उस पर हम बहुत जल्द फेंसिंग को भी आपके एकेडमीज़ को लिस्ट करेंगे, तो लोग अपने आसपास जो भी डिफरेंट स्पोर्ट्स ऑप्शंस हैं उनमें उनको फेंसिंग भी दिखेगा और वो डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट करके आपको रीच आउट कर सकते हैं। एंड आई वुड वांट कि एथलेटिक्स का भी हमारा कुछ इस तरह का कोचिंग एकेडमीज़ आने वाले टाइम में आए, ताकि घर बैठे पेरेंट्स एक्सप्लोर कर सके कि कहाँ पर वो अपने बच्चों को एथलेटिक्स में ट्रेन करा सकते हैं। लेकिन आज कभी भी जा कर के स्टेडियम्स के अंदर सिर्फ एक फॉर्म भर के वो कोचिंग अपने एथलेटिक्स की कोचिंग बच्चों को करा सकते हैं। दैट्स अ ग्रेट थिंग और लेट्स होप कि सिर्फ ओलंपिक्स में ही नहीं बल्कि अदरवाइज भी इंडिया एक एक्टिव कंट्री बने, एक स्पोर्टिंग नेशन बने और मोर इम्पॉर्टेंटली हेल्थ और फिटनेस हमारे लोगों का इम्प्रूव हो। होप करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स हमारा पॉडकास्ट देखें और आपस में शेयर करें और या लेट्स सी। जय हिंद।